नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं या फिर यूजी, पीजी के छात्र हैं, वो अपनी पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जारी हो गया होगा और तिथियाँ भी घोषित हो गई होंगी। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो कि पीएचडी के फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे और कुछ छात्र हैं जो कि यूजीसी, एनटीए, नेट और प्रवक्ता संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो सारे लोग अपने-अपने लक्ष्य को लेकर व्यस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के लेक्चर में मैं चर्चा करूँगा कि जो परीक्षार्थी यूजीसी, एनटीए, नेट की तैयारी कर रहे हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले टॉपिक्स को लेकर परेशान हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। हालाँकि यूजीसी, एनटीए, नेट पेपर 1 को लेकर मार्केट में ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन आज मैं जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, वो पुस्तक इन सभी गाइडनुमा पुस्तकों की मूल टेक्स्ट के रूप में है, यानी कि उस पुस्तक को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। दूसरा मेरा प्रयास है कि जो बच्चे पीएचडी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वे रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर परेशान हैं, तो वो भी इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों से फॉर्म निकले हुए हैं और उनके पाठ्यक्रमों को आप देखेंगे तो उन पाठ्यक्रमों में कई जगह तो 40% के आसपास में रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि इस परीक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएचडी का एग्ज़ाम हो, दोनों का जो एलिजिबिलिटी है वो एमए पास है और एमए में बमुश्किल कहीं-कहीं रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ाया जाता होगा या नहीं पढ़ाया जाता होगा। नहीं ज़्यादा ही आंसर इसका सही होगा, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी आप जब एमफिल या पीएचडी में प्रवेश ले लेते हैं, तो कोर्स वर्क के दौरान पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक को आपको नेट के एग्ज़ाम में भी पढ़ना है और फिर पीएचडी में भी पढ़ना है। तो कुल मिला-जुला कर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको खुद से पढ़ना है। ये कहीं भी आपको न महाविद्यालय में, न विश्वविद्यालय में एमए स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। खुद से इसको आपको पढ़ना है। कई बच्चे इसमें खुद से पढ़कर अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर लेते हैं। कइयों की जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, वो नहीं समझ में आती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि 2 पुस्तकों के बारे में चर्चा करूँ और उनके विषय सूची के बारे में भी चर्चा करूँ, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उस बुक के बारे में पूरा परिचय हो जाए, तभी आप इनको खरीदें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप मूल टेक्स्ट पढ़ें और जो भी आपको टीचर्स बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बुक को खरीदें और फिर अपने से पढ़ें। जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको कमेंट्स के माध्यम से आप बताएँ, ताकि उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। यही है। बाकी आप जानते हैं कि परीक्षा में तमाम टीचर से आप पढ़ते होंगे, तमाम किताबों को पढ़ेंगे, लेकिन मेन मौके पे आपको उपस्थित होकर अपने दिमाग से ही उस प्रश्न को हल करना पड़ता है। तो अपने ऊपर विश्वास बनाते हुए अपनी मेहनत को जारी रखिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी का ऐसा पेपर है कि आपको रिटेन में तो इसका इम्पोर्टेंट रोल है ही, इसके बाद इंटरव्यू इत्यादि में भी 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं? आपने जो टॉपिक चुना है उसमें क्या नवीनता है, क्या मौलिकता है? ठीक है, तो इस तरीके से क्यों आप रिसर्च ही करना चाह रहे हैं? कई बार इस तरीके से बहुत ही बेतुके टाइप के सवाल भी बोर्ड मेंबर्स द्वारा पूछ लिए जाते हैं, ताकि आप अपने आंसर को देकर संतुष्ट करें उनको। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में एक विचार आएगा, तब आप उनका आंसर दे पाएँगे। तो हम चलते हैं सीधे बात करते हैं कि कौन-कौन सी पुस्तकें हैं और उनकी विषय वस्तु क्या है। इसके पहले मैं ये कह देना चाह रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बच्चे प्रवक्ता, यूपी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल्स पर जाएँ और तमाम मैटर अपलोड किए गए हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ़ 15 दिन जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, सामान्य हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य का जो पोर्शन है,
उसको ज़रूर देखिए, नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप चाहेंगे। बाकी हम चलते हैं सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। मैं 2 किताबों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रकाशनों से प्रकाशित हैं। एक है लोक भारती से, ठीक है, और दूसरी जो पुस्तक है वो है वाणी प्रकाशन से। और ये दोनों जो किताबें हैं एक तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी की मूल टेक्स्ट हैं। इन अगर टेक्स्ट्स को आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल कर पाएंगे, और आपके जो समझने सोचने की क्षमता होगी उसमें भी विकास होगा। तो चलते हैं सीधे बात करते हैं कि वो 2 किताबें कौन हैं। उसमें जो पहली किताब है उसका नाम है अनुसंधान, प्रविधि, सिद्धांत और प्रक्रिया, जिसके लेखक हैं एस.एन. गणेशन। ठीक है, एस.एन. गणेशन इसके राइटर हैं, और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है लोक भारती प्रकाशन से। ये आपको इलाहाबाद में भी मिल जाएगी बुक, और दरियागंज, जिसको कि बुक्स का हब कहा जाता है, वहाँ पर भी मिल जाएगी, नई दिल्ली में। इसके अलावा पटना में भी ये पुस्तक मिल रही है, और सर्वसुलभ जगह जो है ऑनलाइन आप इस बुक को मंगा सकते हैं। यहाँ पर जो इसका दाम लिखा गया है वो 60 रुपये है। हो सकता है कि ये पुराना संस्करण हो, अब इसका दाम बढ़ गया हो, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, 100 के अंदर ही होगा, तो इसको आप खरीद सकते हैं। अगर इसके विषय वस्तु पर बात करें, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर चीज़ कोई है तो विषय वस्तु हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर आज ये बताने की कोशिश की ताकि आप खरीदने से पहले एक बार इसके विषय वस्तु से परिचित हो जाएं, और आप यूजीसी नेट और जिन विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश की परीक्षा देना है तो उनके पाठ्यक्रमों को देखकर और इसकी विषय सूची को देखकर मिलान कर लीजिए, और तब देखिए कि ये बुक आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो अनुसंधान और उसका स्वरूप नाम से टॉपिक दिया गया है, जिसमें अनुसंधान, परिभाषा और व्याख्या, मानव जीवन में शोध का स्थान, प्रारंभकालीन शोध और वर्तमान शोध, अनुसंधान का उपयोग, ये इसके मुख्य पॉइंट थे। दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करें तो दूसरा टॉपिक है शोध चिंतन, यानी कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका जो चिंतन है तो उसके बारे में इसमें पॉइंट वाइज बात की गई है। चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, सक्रिय चिंतन, निष्क्रिय चिंतन क्या है, मननात्मक चिंतन क्या है, विश्लेषणात्मक चिंतन क्या है, युक्ति संगत चिंतन क्या है, तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन, अनुसंधान में चिंतन। तो एक तरीके से दूसरा जो टॉपिक है वो पूरा शोध चिंतन पर ही आधारित है। तीसरे पॉइंट पर बात करें तो उसका नाम है शोध संस्कार, यानी कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसका संस्कार क्या है और उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला है बताया गया कि शोध संस्कार क्या है, अनुसंधान में अपेक्षित गुण, सत्यान्वेषण की प्रबल मनोवृत्ति, सूक्ष्म निरीक्षण, चिंतन और तर्क बुद्धि, इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा की गई। इसके अलावा बौद्धिक ईमानदारी और खुला मन, पूर्वाग्रह का अभाव, सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता शोध में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अध्यवसाय और कर्तव्य बोध, स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति को लेकर कई बच्चे कमेंट्स करते हैं कि जो भी चीज़ हम तैयार करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो इस में देखेंगे आपकी स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, स्मरण शक्ति आखिरकार है क्या, विषय में तत्परता और उसका पूर्व ज्ञान, आधिकारिक विद्वानों और निर्देशक के प्रति मनोवृत्ति, कुछ प्रायोगिक मत, स्टेल्जर का मत, विविध गुण। तो इन सारे पॉइंट्स को इस टॉपिक में हाईलाइट किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है शोध अनुशासन। शोध अनुशासन क्या है, उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स पे चर्चा की गई है। शोधोद्देश्य निरीक्षण, विश्लेषण संश्लेषण, पूर्व ज्ञान का पुनः स्मरण या प्रत्यानयन, प्राक्कल्पना। जब आप रिसर्च करेंगे तो प्राक्कल्पना, जिसको कि अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है, इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। प्रमाणों तथा प्रयोगों द्वारा परीक्षण, तर्क और निष्कर्ष, तो ये शोध अनुशासन के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, यानी कि 5वां जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान के सोपान, यानी कि जो आप रिसर्च करने जाते हैं तो उसकी कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं, आखिरकार रिसर्च को कैसे कंप्लीट किया जाए, किन किन सोपानों से। तो पहले है कि आप जब भी रिसर्च करने जाते हैं तो आपके सामने कोई एक समस्या उत्पन्न होती है, अनुभूत समस्या, फिर समस्या का निर्धारण किया जाता है, तात्कालिक समाधान या फिर प्राक्कल्पना और समाधान की संभावना, शोध के क्षेत्र में सीमाओं का निर्धारण, सामग्री संकलन, विश्लेषण और पंजीकरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, विश्लेषण और प्रमाणन, अन्य संभावनाओं का निषेध और प्रस्तुति। तो ये सब क्या है, अनुसंधान के सोपान हैं। अब देखेंगे नेट के पेपर में एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रूप में इसको भी दिया गया है। तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपका एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है।
अगला जो चैप्टर है वो तर्क पद्धतियाँ हैं। उसमें तर्क पद्धतियाँ क्या हैं? दो पद्धतियों के बारे में आपने खूब चर्चा सुनी होगी, निगमन पद्धति, आगमन पद्धति। इसको कई बार निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। तो क्या है इसमें आपको क्लियर होगा। निगमनात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति में मुख्य अंतर क्या है? साहित्य और मानविकी के प्रयोग क्षेत्रों में वैज्ञानिक तर्क पद्धति क्या है? इसके बाद जो 7वां चैप्टर है वो है विश्लेषण पद्धतियाँ। विश्लेषण पद्धतियाँ क्या हैं? विश्लेषण के आधार पर मात्रा की श्रेणियाँ, गुणात्मकता की श्रेणियाँ, संबंध की श्रेणियाँ, संभावना या प्रकार की श्रेणियाँ, अंशोन्मुख और पूर्णोन्मुख विश्लेषण। तो एक तरीके से जो भी आप टॉपिक चुनते हैं तो उसका आप विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो किन किन पद्धतियों के आधार पर करेंगे तो पूरा इस टॉपिक में दिया गया है। इसके बाद है अनुसंधान में मौलिकता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो रिसर्च टॉपिक आपने लिया है वो किस मायने में मौलिक है या फिर नवीन है, उसके बारे में। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो पॉइंट दिए गए हैं कि मौलिकता क्या है और क्या नहीं है, नवीनता, मौलिकता और महत्वपूर्णता क्या है, व्यक्तिगत मन और मौलिकता क्या है। कई बार मौलिकता के नाम पर बड़े अतार्किक निष्कर्ष पर हम पहुंच जाते हैं कि अगर इस तरीके की बात कहेंगे तो ये मौलिक होगा। मौलिकता के चक्कर में कई बार हम बहुत गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें कर देते हैं। तो क्या मौलिकता एकदम से हटकर चीज़ है या फिर अपनी परंपरा से जुड़े हुए कुछ इसमें नवीन तथ्यों की स्थापना करना भी मौलिकता के अंतर्गत आती है? तो इन सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है, 9वां पॉइंट, यानी कि 9वां चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा की गई है कि शोध रिसर्च कितने प्रकार के हैं। तो इसमें है विषयानुसार अनुसंधान के प्रकार, कार्यप्रणाली के अनुसार अनुसंधान के भेद। कार्यप्रणाली के अनुसार अनुसंधान के जो भेद किए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें है प्रयोगात्मक शोध, सैद्धांतिक शोध, प्रायोगिक शोध, क्रियात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध, दस्तावेजी शोध, दस्तावेजों के प्रकार। इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा किया गया है। इसके अलावा मननात्मक शोध है, उसके बारे में है। आख्यानात्मक शोध, निरूपणात्मक शोध क्या होता है या फिर व्याख्यात्मक शोध क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी दी गई इस चैप्टर में। इसके अलावा है मूल्यांकन परक शोध क्या है, मननात्मक शोध और सिद्धांत क्या है, लक्ष्य के अनुसार शोध के प्रकार, सकारात्मक या तथ्यपरक निरूपण, स्तर स्तर निर्णायक या प्रतिमानक, सत्याख्यानक या सिद्धांत दर्शक, ठीक है, निर्माणात्मक या रचनात्मक, तर्क रीति के अनुसार अनुसंधान के प्रकार, आगमनात्मक शोध, निगमनात्मक शोध, ये क्या है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा की गई है, पॉइंट नंबर 10 है कि शोध विषय का चुनाव कैसे किया जाए। कई बार बच्चे कमेंट्स कर पूछते हैं कि मैं फला विषय पर शोध करना चाहता हूँ या फिर मुझे शोध टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर करें। तो इसके बारे में पूरा इस चैप्टर में बताया गया है कि प्रारंभिक तैयारी कैसे करें शोध विषय के चुनाव को लेकर, छात्रों की दुर्बलताएं क्या होती हैं, विषय का चुनाव कैसे करें, विषय कैसे चुनें, अनुसंधान के विषय कैसे हों, मूल विषय की गंभीरता या महत्ता के बारे में बताया गया है, प्रायोगिक उपयोगिता, सफलता की संभावना, विषय कितना विशाल हो, यानी कि जो भी आप टॉपिक चुन रहे हैं वो कितना विशाल हो, उसकी उसकी एक तरीके से सीमा निर्धारित कैसे की जाए, उसके बारे में बताया गया है। छात्रों का बौद्धिक स्तर और विषय का स्वरूप कैसे हम निर्धारित करें, कम विश्लेषण शक्ति वाले जो छात्र हैं या फिर अधिक विश्लेषण शक्ति के छात्र हैं, अधिक कल्पना और आलोचनात्मक शक्ति के छात्र। तो देख रहे हैं छात्रों के भी 2-3 कैटेगरी यहाँ पर बताई गई। तो पूरा आप पढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बात की गई है 11वां पॉइंट के अंतर्गत कि प्रारंभिक रूपरेखा प्रबंध संक्षेप। कई बार जो सिनॉप्सिस होती है उसको शोध प्रबंध कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए या फिर उसका जो शोध सार है वो कैसे आप लिखते हैं, उसके बारे में पूरा चर्चा की गई है इसमें कि प्रारंभिक या काम चलाओ रूपरेखा का स्वरूप, रूपरेखा और सामग्री संचयन, रूपरेखा और विषय सूची, रूपरेखा और प्रबंध संक्षेप। तो पॉइंट वाइज आपको समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसके बाद है नमूनों का संचयन या नमूनीकरण, संयोगिक अथवा यादृच्छिक नमूनीकरण, प्रसंगानुकूल अथवा आयोजित नमूनीकरण, स्तरीकृत अथवा विभाजित नमूनीकरण, नमूनों की पर्याप्तता। तो ये इस टॉपिक के अंतर्गत है। सामग्री संकलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में खासतौर से यूपी हायर एजुकेशन में इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो सामग्री संकलन कैसे है उसके बारे में पूरा पॉइंट वाइज बताया गया है। अध्ययन पद्धति के बारे में, अध्ययन सामग्री के बारे में, सामग्री का उपयोग कैसे किया जाए, साक्षात्कार पद्धति क्या है, साक्षात्कार पद्धति की सुविधाएं, साक्षात्कार पद्धति के दोष, साक्षात्कार के प्रकार के बारे में चर्चा की गई है कि कितने प्रकार का है, साक्षात्कार की मानक प्रणाली क्या है, पूर्व परीक्षण, साक्षात्कार करने की रीति के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद
साक्षात्कार प्रश्नावली के बारे में बताया गया है। प्रश्नावली पद्धति, प्रश्नावली की सुविधाएं, प्रश्नावली पद्धति में कठिनाइयां और असुविधाएं, उत्तम प्रश्नावली के लक्षण, कार्यप्रणाली, प्रश्नावलियों के नमूने, सर्वेक्षण पद्धति, वस्तुनिष्ठ और मनोवृत्तिपरक सर्वेक्षण, सर्वेक्षण पद्धति और साहित्य, इसके बारे में पूरा इसमें चर्चा किया गया है। अगला जो पॉइंट है, नोट लिखने की प्रविधियाँ। आमतौर पर जब हम रिसर्च करते हैं तो या तो कोई कॉपी अपने पास रखते हैं और अपने विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलता है तो उसको नोट करते जाते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है नोट करने के लिए आपको एक कार्ड टाइप का आप जाएंगे बुक की दुकान पर, स्टेशनरी शॉप पे, तो आप बोलेंगे कि मुझे शोध करने वाला कार्ड चाहिए तो वो दे देगा। स्पेशली इसके लिए आता ही है, हालांकि इसका बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। तो नोट लिखने की प्रणालियों के बारे में इसमें बताने की कोशिश की गई कि पर्चा प्रणाली क्या है, बही प्रणाली, मिसिल प्रणाली। तो जानकारी के लिए आप अगर शोधार्थी हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको जाननी चाहिए। ठीक है, फिर नोट लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, टिप नोट कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो शोध करते समय आप जो भी अपने विषय से संबंधित पॉइंट नोट करते हैं उसको कैसे नोट करना है इसके बारे में। फिर इसके बाद नस्तीकरण अथवा पंजीकरण के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, कि कैसे फाइलिंग करें, तमाम तरीके के फाइलिंग्स के इसमें प्रकार बताए गए हैं। फिर शोध प्रबंध के बारे में बताया गया है, शोध प्रबंध कैसे तैयार करना है, शोध प्रबंध के कितने अंग होते हैं, पूर्व भाग क्या है, मुख्य भाग क्या है, पश्च भाग क्या है। 3 भागों में शोध प्रबंध को बांटा गया है। फिर चैप्टराइजेशन, जिसको कि अध्यायों का खंड विभाजन कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया है। एक स्तरीय और बहुस्तरीय विभाजन, खंडों के क्रमांकन की पद्धतियाँ, भाग विभागांकन प्रणाली, पूर्व खंड संख्यांकन प्रणाली, दशमलव क्रमांकन प्रणाली, जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही चैप्टर को कैसे दशमलव में लिखा गया है। ठीक है, वैसे रिसर्च में भी आपको करना पड़ता है। फिर जो भी उद्धरण आप ले रहे हैं, उद्धरणों के स्रोत कहाँ से हैं, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उसको लिखने की, उद्धरणों में जो सतर्कता है उसके बारे में, जिसको कि अंग्रेजी में कोटेशन कहा जाता है, उसको कैसे आप अपने रिसर्च में रखें। ठीक है, फिर संदर्भ सूचना की प्रचलित पद्धतियाँ, जो भी आप संदर्भ लेते हैं कि फला जगह से मैंने इस उदाहरण को लिया है तो उसको कैसे आपको लिखना है, वो पूरा इसमें बताया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। और जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलतियां रहती हैं जो कि खुद पकड़ में नहीं आती हैं, इसलिए आप अपने विश्वसनीय व्यक्ति को उसकी प्रूफ रीडिंग करने के लिए देते हैं, तो तमाम वो टंकण संबंधित जो भी गलतियां हैं, टाइपिंग की गलतियां हैं, उसको बताता है। खासतौर से ज़्यादा आजकल गलतियां टाइपिंग में ही हो रही हैं, तो ये आप इसको टाइपिंग एरर का कर नहीं काम चला सकते हैं, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो एक तरीके से हमने पुस्तक 1 के बारे में चर्चा की, जो कि एस एन गणेशन की पुस्तक थी। आपने पूरे विषय सूची को देख लिया होगा और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको भी देख लिया होगा, और इस पुस्तक की उपयोगिता आपको समझ में आ रही होगी। हम दूसरे पुस्तक पर चर्चा करें तो उसका नाम है अनुसंधान, स्वरूप और आयाम। ये ऐसी पुस्तक है जो कि संपादित है, जो अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने वाले लेखक रहे हैं, उनके एक एक आर्टिकल को इसमें रखने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें लेख हैं। उसके पहले जैसा कि मैं शुरू में बताया था कि वाणी प्रकाशन से ये प्रकाशित है, इसके जो संपादक के रूप में है उनका नाम है उमाकांत गुप्त और ब्रिज रतन जोशी। तो ये दोनों लोगों ने लिखा है। अब इसके हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और इससे आप विषय सूची भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन सी है। अनुसंधान का स्वरूप टॉपिक पर बातचीत किया है उदय भानु सिंह ने, जिन्होंने कि एक स्वतंत्र रूप से बुक भी लिखा है। नवीन शोध विज्ञान और हिंदी साहित्य के अनुसंधान में उपयोगिता के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। अनुसंधान की जटिलता कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए देवराज उपाध्याय ने लिखा। साहित्यिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों में साम्य वैषम्य को ध्यान में रखते हुए रविंद्र कुमार जैन ने लिखा है एक आर्टिकल, इसको देख सकते हैं आप। शोधार्थी एवं शोध निर्देशक मूलभूत अहर्ताएं, बैजनाथ सिंघल ने लिखा है। अनुसंधान के प्रकार पर चर्चा की है डॉक्टर मनमोहन सहगल ने। शोध सोपान के बारे में चर्चा किया है डॉक्टर सुचित्रा कश्यप ने। आप देख रहे हैं कि कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें भी आपको दिख रहे हैं। बस दोनों पुस्तकों में अंतर यह है कि उस किताब को एक व्यक्ति ने लिखा है और यहाँ पर संपादित बुक है। अगला जो टॉपिक है, शोध कार्य में कंप्यूटर की भूमिका, रिसर्च मैथडोलॉजी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने लिखा। शोध पत्र का लेखन, सुव्यवस्थापन और प्रस्तुतिकरण, डॉक्टर हरिमोहन ने लिखा। तुलनात्मक साहित्य, अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप के बारे में प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी ने लिखा।
साहित्य और अन्य विधाएं के बारे में लिखा अज्ञे ने। इसके अलावा और भी जो आर्टिकल्स हैं उसमें साहित्य अध्ययन के अंतर अनुशासनिक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में लिखा डॉक्टर नंद किशोर आचार्य ने। पाठ विज्ञान में पारिभाषिक शब्द और उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन हरिशंकर शर्मा हरीश ने लिखा। पाठ संशोधन की समस्या साहित्यिक अनुसंधान के प्रतिमान डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा। शोध नई सृष्टि नया सच के बारे में लिखा डॉक्टर ब्रजरतन जोशी ने। तो एक तरीके से आपने इन दोनों पुस्तकों के विषय सूचियों को देखा और आप इस निर्णय पर पहुंच गए होंगे कि कौन सी बुक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो बच्चे पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या फिर स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में उनको अच्छा अंक हासिल करना पड़ेगा। केवल परीक्षा में ही नहीं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि रिसर्च से आप क्या समझते हैं, क्यों रिसर्च में आना चाहते हैं, इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक को खरीद कर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो खरीदिए और पढ़िए। कमेंट्स करके बताइए कि आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।